नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के सभी चिड़ियाघर में अलर्ट जारी किया गया। टाइगर रिजर्व में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। जू में नए जानवर की एंट्री पर फिलहाल पूरी तरीके से रोक लगा दी। इसके साथ ही जानवरों को खाना उबाल कर दिए जाने की बात भी सामने आई है। तो टाइगर रिजर्व में ये बड़ी जानकारी, जू में नए जानवर की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। जानवरों को जो खाना दिया जाएगा अब ये उबाल कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार पूरे राज्य में फ्लू फैलता जा रहा है। उत्तराखंड के सभी चिड़ियाघर में अलर्ट इसको लेकर, बर्ड फ्लू को लेकर जारी कर दिया गया है और टाइगर रिजर्व में भी इसका अलर्ट जारी किया है। जू में नए जानवर पर फिलहाल एंट्री पर उनकी रोक लगा दी गई है और उनके लिए जो भी खाना अब उपलब्ध कराया जाएगा वो उबाल कर ही उनको दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से हर चिड़ियाघर में नजर रखी जा रही है। जानवरों की सेहत पर खास निगरानी भी रखी जा रही है। आपको बता दें कि एक किट भी तैयार कर दी गई है। तो जू में नए जानवर की एंट्री पर भी इस दौरान रोक लगा दी गई है और कई चिड़ियाघर और जू को फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई है कि आसपास जो भी चिकन या इस तरह की दुकानें हैं जहां पर ये मांस की बिक्री होती है, उस पर भी कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो जू में अभी फिलहाल जो नए जानवर आने थे उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और जानवरों की देखरेख के लिए ये फैसला लिया गया कि जानवरों को जो भी खाना दिया जाएगा वो उबाल के दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि लगातार बर्ड फ्लू फैलता ही जा रहा है जानवरों में, और इसको लेकर कितने लगभग चिड़ियाघर अभी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और कितने समय तक के लिए बंद किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल रहा है इसको लेकर उत्तराखंड वन विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर है। लगातार निगरानी जो है जानवरों पर रखी जा रही है और एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उन्होंने 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि यहाँ पर जितने भी प्रदेश के अंदर जू हैं, जो इस तरीके के रिजर्व पार्क है जहाँ पर जानवर रहते हैं, वहाँ की क्या कुछ स्थिति है। इसी तरीके से तमाम जगहों पर, चाहे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो या राजाजी नेशनल पार्क हो, जहाँ पर बड़ी संख्या में जानवर रहते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पर उत्तराखंड आता है जहां पर सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। 500 से ऊपर बाघ यहां पर हैं और ऐसे ही हाथी हैं या अन्य जो जानवर हैं वो यहां पर बड़ी संख्या में हैं। तो इसको देखते हुए एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। जो कर्मचारी वहां पर काम करते हैं उनको सख्त तौर पर निर्देशित किया गया है कि आप अपना जो किट है वो पहनकर चिड़ियाघरों में जाएंगे या रिजर्व पार्क्स में जाएंगे जहां पर भी जानवर मौजूद है। इसी तरीके से अगर कोई घायल चिड़िया आपको कहीं पर मिलती है तो आप उसको उपचार के लिए जिस तरीके से पहले चिड़ियाघरों में लाते थे या रिजर्व पार्क्स में लाते थे, अब आप उसको लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप जो चिकित्सक होंगे उनको उसके बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद उसका उपचार होगा। उसको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि बर्ड फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी तरीके से जो मांसाहारी जानवर है उनको, उनके अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून के चिड़ियाघरों में अब चिकन जो है बैन कर दिया गया है। चिकन मांसाहारी जो जानवर है उनको नहीं खिलाया जाएगा। इसी तरीके से अगर उनको कोई आप नॉनवेज दे रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से उबालकर साफ सफाई के साथ दिया जाएगा ताकि किसी भी तरीके के बर्ड फ्लू की स्थिति देखने को ना मिले। हालांकि अभी राहत की खबर यह है कि यहां पर अभी फिलहाल कोई भी ऐसा केस जो है वो नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले ही एहतियात बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से यूपी में हमने देखा कि बाघ की एक मौत हुई थी बर्ड फ्लू से, उसको देखते हुए राज्य जो है अलर्ट मोड पर है और 7 दिन के अंदर जो अथॉरिटी है उसको तमाम जो चिड़ियाघर है, जो रिजर्व पार्क है, उनके बारे में एक रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर सौंपी जा रही है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए जो भी चीजें हैं वो जानवरों के लिए की जा रही हैं, उनके लिए जो खाना है उसकी व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था लगातार की जा रही है। लेकिन बर्ड फ्लू जो होता है वो इंसानों में भी बहुत तेजी के साथ फैलता है। तो क्या इंसानों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए एक एसओपी जो है वो जारी की गई है जिसमें क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार चिड़ियाघरों में बड़ी संख्या में, एक तो ये सीजन टाइम है और ऐसे में उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, जू में भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनको भी अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है बात कही गई है, उन तक भी ये बात पहुंचाई जा रही है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी जू में जाकर इस तरीके से छूना नहीं है। जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं उनको कहा गया है सख्त तौर पर कि आपको किट पहनकर ही जाना है। आपको इस तरीके से किसी भी जानवर को या
कोई भी ऐसी चीज वहां पर छूनी नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ बर्ड फ्लू जो है वो फैलता है और ज्यादा इससे कोई जो व्यक्ति है जो वहां पर आ रहे हैं या जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इससे प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी जो है एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिस पर सख्त निर्देशित किया गया है कि आप जनता तक भी इस बात को फैलाएं और जनता भी इस चीज को लेकर अवेयर रहे कि आपको अगर कोई घायल पक्षी दिखता है, कोई घायल चिड़िया दिखती है या कोई भी इस तरीके की स्थिति आपको दिखती है तो आपको डायरेक्ट जाकर उसको छूना नहीं है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि रात भरी खबर अभी यही है कि यहाँ पर अभी इस तरीके का कोई केस नहीं देखने को मिला। ठीक है, बिल्कुल शुभांगी, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक जू में बर्ड फ्लू के कारण बाघिन की मौत के बाद देश भर में वन्यजीव अभयारण्यों और टाइगर रिजर्व्स को अलर्ट मोड पर रखा गया। इसी के चलते रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जानवरों के डॉक्टरों की टीमों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया। सभी कर्मचारियों को कड़े सैनिटरी प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी इस दौरान दिए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ जू में एक बर्ड फ्लू का कुछ केसेस देखे गए हैं, जिसमें कि टाइगर, लेपर्ड आदि जो कार्निवोर है, उनमें भी इसका इफेक्ट देखा गया और उनमें से कुछ जानवरों की मृत्यु भी हुई। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी इसके संबंध में अलर्ट कर दिया है। हमारे बेसिकली 2 क्षेत्र हैं। एक तो जो हमारा ढीला रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ पर रेस्क्यू किए हुए बाघ और लेपर्ड रखे जाते हैं, वहाँ पर हमने एक हायर लेवल का जो सैनिटरी प्रोटोकॉल है, उसको हमने चालू कर दिया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे जो कर्मचारी हैं, वो जब भी इन जानवरों के पास जाएंगे या उनसे इंटरेक्ट करेंगे या उनको किसी भी मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, तो पूरा अपना जो पीपीई किट, ग्लव्स, अपना मास्क, ये सब लगा के रखेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट की जो डिप है, जो फुट बाथ है, वो भी वहाँ पर बनाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में राजभवन में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उत्तराखंड की लोक संस्कृति से मेहमानों का अभिनंदन किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में उत्तराखंड भ्रमण पर आए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो राज्यपाल और सीएम से शिष्टाचार भेंट की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मौजूद रहे। राजभवन 16वें वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के काश्तकारों और किसानों की आजीविका सुधार के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना अब पशुपालन विभाग के जरिए प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। चमोली में सोमवार को भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों बाड़ा और मलारी के लिए आपूर्ति की पहली खेप रवाना की गई है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने झंडी दिखाकर आपूर्ति वाहनों को रवाना किया। पशुपालन विभाग की इस पहल के तहत सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में लोग सड़कों पर उतरे। कई संगठनों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और साथ ही नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह को ज्ञापन भी सौंपा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी सजा उन्हें देनी चाहिए। तो आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हैं और ज्ञापन भी दिया गया। रात को हरिद्वार धर्म नगरी में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई। 4 साल की बच्ची के साथ एक नशेड़ी ने उसके साथ उसका अपहरण किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी आखिर में हत्या कर दी गई। आज 13 तारीख से आज 19 तारीख हो गई है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी आज पुलिस उस दरिंदे का पता नहीं लगा सकी। ये तो युवा साथी हमारे वरुण बालियान ने इस मामले को उठाया और उसकी संवेदनशीलता को समझा, इसलिए आज ये इतना बड़ा विशाल जुलूस प्रदर्शन जो है वो ललतारा ब्रिज से होकर थाने में आया है। पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए, पुलिस प्रशासन की कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए। मैं कहता हूँ हमें देर हुई जन आक्रोश को हरिद्वार के सड़कों पर आने में। जिस प्रकार से कुछ दिन पूर्व 4 साल के एक मासूम बेटी के साथ इस तरह से एक दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उसके बाद आज तक
वो हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और मैंने इस बात पर चिंता जताई थी कि वो यदि किसी जाति, धर्म या किसी बड़ी परिवार से, बड़े रसूखदार परिवार से उस बच्ची का नाता होता तो शायद अब तक सड़कों पर हजारों लाखों मोमबत्तियाँ जल गई होती। आज प्रशासन भी चौकन्ना होता, आज सरकारों पर दबाव होता, लेकिन आज सब मौन है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को शादी समारोह में तमंचे के साथ डिस्को करना भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई थी। मंगलौर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़ा गया आरोपी हरजौली जट का रहने वाला बताया गया। युवक का माफी मांगते हुए वीडियो, तमंचे पर डिस्को करना युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने इस वीडियो वायरल होने के बाद इस युवक को अरेस्ट किया और ये वीडियो जब वो अपनी गलती पर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शादी समारोह में पहुंचा था जहां तमंचे पर डिस्को गाने पर तमंचे के साथ डांस करता हुआ इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और ये अब ये वीडियो माफी मांगते वक्त का। मंगलौर पुलिस ने युवक को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिस तरीके से डांस का वीडियो तमंचे के साथ वायरल हुआ था उसी तरीके से अब ये वीडियो भी माफी मांगते वक्त वायरल हो रहा है। तो दो तस्वीरें देखिए, युवक का तमंचे पर डिस्को वाला पहला वीडियो, दूसरा पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो किस तरीके से आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। तो युवक एक शादी समारोह में शामिल होने गया जहां तमंचे पर डिस्को करता हुआ नजर आया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो ये दोनों तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से युवक का तमंचे पर वीडियो वायरल हुआ और अब माफी मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ। आगे बढ़ेंगे। टिहरी के जिला कलेक्ट्रेट में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनता दरबार लगाया। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया और साथ ही डीएम मयूर दीक्षित ने मानसून को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए, सभी तैयारियों को अभी से शुरू कर दिया जाए। तो मानसून को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश डीएम ने दे दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट में जनता दरबार लगाया गया जहां लोगों की समस्याएं भी सुनी गई। करीबन 30 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें कि जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और मानसून आने वाला है तो कुछ जगह सुरक्षा दीवार आदि की मांग की गई है, कुछ जगह पेयजल की समस्या है उसके बारे में बताया गया है और अन्य भी शिकायतें आई हैं बाल विकास, समाज कल्याण, कृषि से संबंधित। तो जो डिपार्टमेंट से उनको बताया गया है, कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। बाकी जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उनमें सभी शिकायतों को रजिस्टर किया जाता है और उसको फॉलोअप भी किया जाता है। आने वाले मानसून सीज़न को देखते हुए भी डायरेक्शंस दिए गए डिपार्टमेंट्स को और हमारे जिले में जिला योजना का भी गठन किया जा रहा है, जिला योजना बनाई जा रही है, तो उसमें भी विभागों को बताया गया कि वो जनहित में अच्छी योजना इसमें प्रस्तावित करें। जनता दरबार में दूर दराज से आए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। समस्याएं थी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि कोई भी शिकायत उनके पटल पर ना आए और समस्या का समाधान किया जाए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले। मैं जगत तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावों की हकीकत क्या है, इसकी पोल चमोली में आयोजित कार्यक्रम में खुल गई, जब एक शिक्षक ने मंच पर सूबे के शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों ले लिया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति नहीं होने को लेकर शिक्षक ने मंत्री धन सिंह रावत को खरी खोटी सुनाई। शिक्षक की बातों पर मंत्री केवल हामी भरते हुए ही नजर आए। इस मामले पर कांग्रेस ने मंत्री धन सिंह रावत और सरकार पर तीखा हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। मंच पर मंत्री धन सिंह पर भड़का शिक्षक,
धामी राज में बदहाली की बताई हकीकत। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, रसातल में पहुंचा दिया शिक्षा महकमा। धामी सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर हालात क्या हैं, इसकी पोल चमोली में उस समय खुल गई जब गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में एक शिक्षक ने मंच पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को आड़े हाथों ले लिया। मामला प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन में हो रही देरी और सरकारी नियमों की अनदेखी से जुड़ा था। शिक्षक ने बेबाकी से अपना नाम ललित मोहन बताते हुए कहा कि 2016 से वो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, क्या इसमें कुछ प्रमोशन होने हैं? ठीक है। राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य के लगभग 2300 पदों पर प्रमोशन होने हैं। शिक्षक ने कहा कि इस मामले को आप सीरियसली लीजिए, ऐसा नहीं करके आप बच्चों के कॉन्फिडेंस में कमी कर रहे हैं। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, क्या इसमें कुछ प्रमोशन होने हैं? ठीक है। पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है, कब भरेंगे आप उन पदों को? मेरा नाम ललित मोहन सिंह। सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य जी नहीं है। मंत्री सुनिए एक बात, कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक आप रुके एक मिनट सर, बोलो महोदय, मैं एक कर्मचारी आदमी हूँ और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे। प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पदों को अब तक विभागीय पदोन्नति से भरा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में पदोन्नति नहीं हो पाने और इसमें देरी की वजह से विभाग में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 1385 में से 1101 पद खाली, प्रधानाध्यापकों के 910 में से 788 पद पिछले काफी समय से खाली। सरकार ने प्रधानाचार्य के 692 पदों को विभागीय सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया था। सीधी भर्ती से सहायक अध्यापक एलटी को रखा गया था बाहर। नाराज शिक्षकों के आंदोलन के बाद भर्ती की गई थी स्थगित। कुछ सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ कोर्ट चले गए थे, मामला कोर्ट में लंबित। कार्यक्रम में मंत्री धन सिंह रावत ने मामला कोर्ट में होने को प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती नहीं होने का कारण बताया। इस मामले को लेकर सूबे की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार के निकम्मेपन के कारण एक शिक्षक इतना मजबूर हो गया कि उसने मंच पर ही शिक्षा मंत्री के सामने अपनी व्यथा रखी, लेकिन मंत्री धन सिंह रावत कोर्ट में केस होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए, जिससे साफ है कि शिक्षा महकमे को किस तरह धामी सरकार ने रसातल में पहुंचा दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मामला कोर्ट में होने के कारण प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में देरी हो रही है, लेकिन सरकार इस मसले के हल का प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उसको समाप्त करने का संकल्प धन सिंह रावत ने लिया हुआ है। पूरे राज्य में आप देख लीजिए, मास्टर नहीं है स्कूलों में, प्रधानाचार्य नहीं है, जो वो विवाद चल रहा है और जिसमें वो एक अध्यापक माननीय मंत्री जी के सामने अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है और बाकायदा संख्या बता रहा है कि कितने स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाचार्य रहित स्कूल चल रहे हैं। पूरे राज्य में स्थिति खराब है। तमाम मसले अभी भी हैं जो अनसुलझे हैं, जिन पर समाधान होने हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मसले ऐसे भी जो न्यायालय में गए हुए हैं। न्यायालय में कौन गए? हमारे अपने लोग गए, कोई बाहर से तो आया नहीं। तो ये शिक्षक संघों का आपसी संघर्ष भी है। कई बार जो अलग अलग स्तर शिक्षकों के हैं उनका भी आपसी टकराव है, जिसके कारण चीज़ें कोर्ट में जा रही हैं। कोर्ट के कारण हम लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारे विषय हैं, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, लेकिन कौन सा विषय कहाँ उठाना है इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रदेश के 80% सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है, जिसका सीधा असर स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में एक व्यथित शिक्षक ने मजबूर होकर खुले मंच पर मंत्री के सामने अपनी पीड़ा रखी है। देखना होगा कि सरकार इस मसले का जल्द समाधान करती है या राज्य का शिक्षा महकमा यूं ही बदहाली का शिकार रहता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाहनों की नंबर प्लेट पर पंजीयन कोड यूके की जगह उत्तराखंड लिखने का प्रस्ताव जारी किया। इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता गर्मा दसौनी ने कहा कि सुबोध उनियाल को वन मैन आर्मी की तरह
काम करना नहीं चाहिए, बल्कि अधिकारियों को भी इसका संज्ञान होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है, न कि राज्य स्तर का। वहीं भाजपा सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गरोला ने कहा कि ऐसे फैसलों को स्वस्थ नजरिए से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ऐसे में ये फैसला काबिल तारीफ है। उनको लोगों को भी एक स्वस्थ नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए, और अगर हिंदी को प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारी तो वैसे भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उस प्रोत्साहन के लिए सबको सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा भी है, हमारी राष्ट्रभाषा भी है, और उसके लिए जो भी सरकारों के प्रयास हैं उनको साधुवाद देना चाहिए। अगर आपने हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये सोचा, तो इस सोच का मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन जिस बात का आपको पता नहीं था, आपको अपने विभागीय अधिकारियों के साथ सलाह मशविरा करना चाहिए था, उसके बाद कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाना चाहिए था, और उसके बाद ही आपको अनुमोदन करना चाहिए था। अब कैबिनेट बैठक जो होती है वो केवल कैबिनेट मंत्रियों की होती है, मुख्यमंत्री जी के साथ। उसमें अधिकारी थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये बात निकल कर आ रही है कि इस तरह का फैसला लेने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ये राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाता है। अगर नंबर प्लेट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करनी है तो उसके लिए राष्ट्रीय पैन इंडिया फैसला लिया जाएगा सभी नंबर प्लेट्स के लिए। तो केवल सुबोध उनियाल अपने स्तर पर यह फैसला नहीं ले सकते, और किरकिरी और फजीहत होने से बचना था तो सुबोध उनियाल को वन मैन आर्मी की तरह काम करना बंद करना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात श्रीनगर की करेंगे, जहां श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के भैरव खाल में भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। तो डॉक्टर धन सिंह रावत ने दावा किया कि कुछ लोग जिन्हें उन्होंने अकबर बाबर के अनुयायी कहा है, वो भैरव मंदिर के भव्य निर्माण का विरोध कर रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अकबर बाबर के अनुयायी होने का ठप्पा पहले से ही डॉक्टर धन सिंह रावत पर ही लग गया। अकबर और बाबर को मानने वाले कोई है क्या? वो चाहते हैं कि तो भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है, जहां वैसे मैं ये समझता हूं कि जो मंदिरों को बनाने का विरोध करते हैं, निश्चित रूप में वो बाबर के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन ये भी संकेत आपकी तरफ जाता है। आपको याद दिला दूं कि जब भगवान बिंदेश्वर का मंदिर यहाँ चौथान में बन रहा था, उस समय आपने अपने पद का उपयोग करते हुए तत्कालीन डीएफओ को बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि आप उसमें अड़ंगा लगाइए, आप उस मंदिर को न बनने दीजिए। और तत्कालीन डीएफओ के पास जब आपके चौथान के कार्यकर्ता गए तो चौथान के कार्यकर्ताओं के सामने उस डीएफओ ने आपको बेनकाब कर दिया कि आपके मंत्री ने मुझे फोन करके कहा कि बिल्कुल वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए, वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे एक भव्य मंदिर सभी स्थानीय लोग मिलकर हम लोग बनाएंगे, और मुझे आशा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र भी बनेगा, पर्यटन का केंद्र बनेगा। और जैसे हमारे धारी देवी का मंदिर है, जैसे हमारा श्रीनगर कमलेश्वर का मंदिर है, जैसे भोखाल का मंदिर बन रहा है, वैसे इसी तर्ज पे मैं चाहता हूँ कि पूरा क्षेत्र सर्किट पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाए। और मैं इस बात से आज मैं पुख्ता हो गया है कि हजारों लोगों को मैंने पूछा कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि मंत्री जी बहुत अच्छा मंदिर बनाइए, और उनका आशीर्वाद मिल गया है, भैरवनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया है। और मैं कह सकता हूं कि जो राम के अनुयायी हैं वो सब चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए। सरकार के द्वारा जहां हर घर नल व जल देने के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं लोहाघाट के प्रेमनगर के लगभग 300 परिवारों के लिए आज तक पेयजल की एक भी योजना सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई। प्रेमनगर की बड़ी आबादी गदेरों और नोलों से पेयजल ढोने को मजबूर है। लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द योजना निर्माण की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर प्रेमनगर के लिए जल्द योजना नहीं बनाई गई तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 2001 में यहाँ पर आए थे, मकान बनाया था, आज 2025 हो गया है, हम तो को अभी तक पेयजल प्रेमनगर में नहीं मिला है।
कोई पेयजल कहीं से नहीं है, नदी नालों गधेरों से पानी लेके आना पड़ता है। अब हम इस स्टेज में पहुंच गए कि हम नदी नालों गधेरों से भी पानी लाने की स्थिति में नहीं है। हमारे हाथ पांव काम नहीं करते हैं, वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। हम जैसे ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं जो गाड़ गधेरों से पानी नहीं ला सकते हैं। पानी की सख्त ज़रूरत है सर। यहाँ घर घर नल जो बना है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई है उसका हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम पानी से बहुत परेशान हो रहे हैं सर। इससे पहले से विगत 20 वर्षों से पानी की समस्या है हमारे लिए। कई 20 वर्षों से यहाँ पर प्रेम नगर में लोग मकान बना के रह रहे हैं। यहाँ पर कई विभाग के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से कई योजनाएं निर्मित हुई हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामवासी प्रेम नगर के पेयजल से वंचित हैं। और प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है घर घर नल घर घर जल, हम विभाग को भी चेतावनी देना चाहते हैं और ग्राम पंचायत को भी हम सजग करना चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक प्रणाली में इस महत्वपूर्ण योजना से हमको वंचित किया जा रहा है। हम जो है अगर हमारी अनदेखी की गई तो हमारा अग्रिम कदम जो है आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।